गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है। खुशामदीद है, जी आयन कहते हैं फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं। आज का वापस हम लोग केमिस्ट्री के साथ में आगाज करते हैं। आ जाइए। गुड इवनिंग है सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को मेरे प्यारे साथियों। सभी को एक साथ में राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है मेरी तरफ से और हमारी इस पूरी आरबीसी टीम की तरफ से। जी हाँ, जुड़ जाइए जल्दी से सभी। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस को जहां तक हमने डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे आज। हाँ जी, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाओ। कहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे चलेंगे हम लोग। सभी को तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, जल्दी से आ जाइएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास को। हमने कहां तक छोड़ा था उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपके लिए छोटी सी चंद लाइनें हैं मेरे लिए और आपके लिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों को या लड़ने वालों के लिए कदमों में जहान होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग यूं ही डरते रहे तो डरने वालों के लिए ना तो कदमों में जहान होगा, ना हम लोगों के लिए इम्तिहान में हमें सफलता मिलेगी। अगर जुनून है, जोश है, वो तजुर्बा है हमारे पास में, तो मेरे प्यारे साथियों उस जुनून से, उस जोश से, उस तजुर्बे के थ्रू हम लोग किसी भी इम्तिहान को आसानी से हम लोग नस्ते नाबूद कर सकते हैं। और हमारे लिए जितने भी है मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं, तो वो जहान हमारे कदमों में भी होगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी हमारी। तो यूं ही ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। सभी का तहे दिल के साथ में स्वागत है। जो भी नए आए हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। जी हाँ, और शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जो इंफॉर्मेशन थी हमारी आरबीसी की तरफ से, वो आप लोगों को मैं अनाउंस करना चाहूंगा आज, कि जो हमने पिछले मंथ 16 अगस्त से लेकर के आई थिंक 24 अगस्त तक हमने जो साइंस जूनियर साइंटिस्ट हब के थ्रू हम लोगों ने एक छोटा सा, मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए एक प्रतियोगिता रखी थी हमने, है ना। तो बहुतों ने न जाने बहुत वीडियो हमारे पास में आई है ना। अब कौन कौन सी वीडियो को किस प्रकार से सिलेक्ट करें, तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। न जाने कईयों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेहनत की है, और हम लोगों ने तो इतना ज्यादा सोचा भी नहीं था कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे। जी हाँ, सभी के लगभग प्रोजेक्ट काफी हम लोगों ने देखे हैं, है ना। और हमारी टीम लगातार उनको बार बार देख रही है, बार बार देख रही है, ताकि हम लोग उसमें से जो भी बेस्ट जो हमारा वीडियो होगा, जो बेस्ट जो जूनियर हमारा साइंटिस्ट होगा, जिसका मैं नाम जरूर लूंगा, है ना, जो भी हमारा जो बेस्ट बनेगा, तो उसको हम लोग छांट रहे हैं। उनमें से हम लोग उसको अलग रख रहे हैं ताकि सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। वैसे तो आपने मेहनत की है सभी के सब्जेक्ट या सभी के जो भी जिस सब्जेक्ट पे आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाया, सभी का अच्छा होगा। जी हाँ, है ना। लेकिन फिर भी जो हम लोगों को जितना भी मतलब अच्छा लग रहा है, इस नेचर के प्रति अच्छा लग रहा है, प्रकृति के प्रति अच्छा लग रहा है, और स्टडी के बेस पर उसको अगर हम लोग देखें तो हमारे वो डेली लाइफ में काम आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्कुल अलग करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट को अलग करने में थोड़े टाइम लग रहे हैं, है ना। न जाने कितनी सारी वीडियो, हजारों की संख्या में वीडियो आई है हमारे पास में, तो एक एक वीडियो को देखने में को थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। उनमें से जो बेस्ट वीडियोस होगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा सबका नाम आए, तो वो टाइम थोड़ा सा लग रहा है। तो जल्द ही उसको फिनिश करने के बाद में फिर हम लोग उनके सामने एक दिन हम लोग वापस फिर मीटिंग रखेंगे, अपने रूबरू होंगे, और जल्द ही उसका रिजल्ट भी हम अनाउंस करेंगे। जी हाँ, जुड़ जाइए सभी को। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं वापस फिर हम लोग जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को छोड़ा था। जी हाँ, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों, कहां तक, मेंडलीफ के बारे में डिस्कस किया था हमने, है ना। मैं वापस रिपीट कर देना चाहूंगा। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले मैं अगर आप लोगों को बात बताना चाहूं मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए, तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए किसको बेस माना था? फटाक से मुझे बताओ। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ, हम मेंडलीफ के अनुसार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, देन हम किसको बेस मानते हैं, या किसके बेस पर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो मुझे। अगर आप पढ़ देते हो, है ना, नोट्स बना रहे हो, तो मेरे प्यारे साथियों तसल्ली के साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहो। जल्द ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और टेस्ट के अंदर भी आप लोगों को प्रेजेंट होना है सभी को।
है ना। और इसके नोट्स भी आप लोगों को मैं डलवा दूंगा, अभी डलवाए नहीं मैंने, कल तक शायद तक मैं आप लोगों को ये पीडीएफ जो भी है वो डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कीजिए, लेकिन साथ में लिखते रहा करो आप। हाँ जी, परमाणु द्रव्यमान के बेस पर, परमाणु क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने अरेंज किया। मेंडलीफ के अनुसार पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान के बेस पर। फिर हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने पीरियोडिक टेबल दी थी। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, वो हमारा मेंडलीफ ही था जिसने पीरियोडिक टेबल दी थी। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी मेरे प्यारे साथियों, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बात बताई। पहली बात हमने डिस्कस की कि तत्वों को कितने प्रकार से अरेंज किया, एलिमेंट्स को उसने 2 प्रकार से अरेंज किया। कितने प्रकार से अरेंज किया, एलिमेंट्स को उसने 2 प्रकार से अरेंज किया मेरे प्यारे साथियों। जी हां, 2 प्रकार से उसने एलिमेंट्स को रखा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा, इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा, और इस प्रकार वर्टिकल फॉर्म में रखा था। हॉरिजॉन्टल फॉर्म वालों को तुमने नाम दिया था पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था मेरे प्यारे साथियों, क्या नाम दिया था, ग्रुप। जी हाँ, उसके आगे चलते हैं, फिर अपने आगे डिस्कस करेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को भी। अगली बात लिखते हैं अपने नंबर सेकंड। पहली बात हो गई थी कि वर्टिकल लाइन में रखा और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा एलिमेंट्स को। नाउ सेकंड बात आ रही है हमारी, सेकंड बात मेरे प्यारे साथियों क्या आ रही है, उसकी पीरियोडिक टेबल में इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की अगर अपने बात करें मेरे रसगुल्ले, तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड कितने थे, टोटल पीरियड थे 7। मेंडलीफ ने जो अपनी टेबल दी थी, अभी पढ़ेंगे अपने इसकी टेबल कैसे थी। सो इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीफ टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, 7। पीरियड किसे कहते हैं पता है क्या, अभी डिस्कस किया था ना तुमने, लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा जाता उसको हमने पीरियड नाम दिया था, और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में रखा जाता उनको हमने ग्रुप नाम दिया था। तो इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त की संख्या कितनी है, अरे यार मेरे लाडू, मेरे रसगुल्ले, मेरी जान, इसके अंदर आवर्त की संख्या कितनी है, टोटल इसके अंदर पीरियड है 7। अगर टोटल पीरियड 7 है तो मेरे प्यारे साथियों इसकी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो इसके अंदर वर्गों की संख्या अगर हम लोगों ने डिस्कस करें तो इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, 8। ध्यान रखना, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्तों की संख्या 7 है और ग्रुप की संख्या कितनी है मेरे रसगुल्ले, ग्रुप की संख्या 8 है। क्लियर है बात, जी हां। नेक्स्ट आगे चलें, नेक्स्ट आगे डिस्कस करें, आगे बात करते हैं अपने। इन दिस टेबल, कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल बोले तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं अपने। इन दिस टेबल सम बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या होता है पढ़ाएंगे भी, आपको बताएंगे। सम बॉक्स आर वैकेंट, इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ बॉक्स वैकेंट थे मेरे प्यारे साथियों। इस मतलब आप समझे ना इसका, है ना। इसकी आवर्त सारणी में इसकी आवर्त सारणी में कुछ बॉक्स क्या थे, रिक्त थे। रिक्त थे, रिक्त क्यों थे, सुनना, ये बहुत होशियार था, ये अपने से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा होशियार था, तभी तो इसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है ना। तो इसने सोचा कि मैं लगभग, इसने अपनी जो टेबल दी थी लगभग बेटा जी 1869 के आसपास दी थी, सॉरी 1869 के आसपास दी थी इसने। 1869 के अंतर्गत अपनी टेबल को इसने डिस्कवर किया था लगभग। तो जब इसने टेबल दी थी तो टेबल देने के बाद इसने सोचा, विचारा, माइंड चलाया। क्या माइंड चलाया,
इसने देखा कि हो सकता है आगे आने वाले सालों में कुछ तत्वों की खोज और हो जाए, है या नहीं? अगर कुछ तत्वों की खोज और हो जाए तो उन तत्वों को हम कहां पे व्यवस्थित करेंगे, कहां पे अरेंज करेंगे, हम नहीं बता सकते। इसलिए ये बहुत होशियार था, इसलिए इसने अपनी जो टेबल दी थी उस टेबल के अंदर कुछ बॉक्स खाली छोड़ दिए, है ना। टेबल बनाई थी, उस टेबल में कुछ बॉक्स क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। ये पता था इसको कि आगे आने वाले दिनों में या सालों में नए एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। अगर वो नए एलिमेंट खोजे गए तो हम उन नए तत्वों को कहां व्यवस्थित करेंगे, है ना। इसलिए इसने पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही कुछ बॉक्स क्या कर दिए, वैकेंट कर दिए, खाली छोड़ दिए, रिक्त छोड़ दिए, ताकि जो नए तत्वों की जो खोजें हो जाएंगी उन नए तत्वों को हम लोग कहां पे रख देंगे, उन वैकेंट जगहों पर रख देंगे। तो दोबारा हमें वापस टेबल बनानी नहीं पड़ेगी, है या नहीं। इसलिए इसने अपनी टेबल में कुछ बॉक्स क्या करे थे, खाली छोड़े थे। ध्यान रखना क्यों छोड़े थे। इसने जब ये टेबल दी थी तब हम लोगों के लिए लगभग बहुत कम एलिमेंट खोजे गए थे, लगभग 80 के आसपास तत्व खोजे गए थे, 83 के आसपास तत्व खोजे गए थे। तो उसने पता था कि आगे आने वाले सालों में नए तत्व और खोजे जाएंगे। अगर नए तत्व और खोजे जाएंगे तो हम उनको कहां व्यवस्थित करें। इसलिए ऑलरेडी इसने पहले से ही अपनी टेबल में कुछ बॉक्स क्या कर दिए, वैकेंट कर दिए, कुछ बॉक्स खाली छोड़ दिए। और जो बॉक्स खाली छोड़े थे ना मेरे रसगुल्ले और जो वो बॉक्स खाली छोड़ा था ना, वो कहां छोड़ा था, ध्यान रखना, अंडर द सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे एक बॉक्स खाली छोड़ा था, ऐसे, ये ऐसे, जी हां, किसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे इस प्रकार से बॉक्स उसने खाली छोड़ा था, ये वाला, ये ऐसे बॉक्स, सिलिकॉन के नीचे एक बॉक्स खाली छोड़ा, है कि नहीं है। और एल्यूमिनियम के नीचे भी बॉक्स खाली छोड़ा, एल्यूमिनियम के नीचे भी बॉक्स खाली छोड़ा, पढ़ाएंगे भी, आपको बताऊंगा मैं। तो जो सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स खाली छोड़ा ना, ये वाला, इस खाली बॉक्स को उसने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, उस खाली बॉक्स को उसने नाम दिया एका सिलिकॉन। क्या नाम दे दिया, एका सिलिकॉन। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, एका सिलिकॉन। मुझे बताओ एका सिलिकॉन का मतलब क्या होता है। एका सिलिकॉन का मतलब होता है मेरे रसगुल्ले कि जो सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स खाली छोड़ा था, सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स उसने खाली छोड़ा था, इस खाली बॉक्स को उसने नाम दिया एका सिलिकॉन। अच्छा, अगर वो एका सिलिकॉन है तो फटाक से खटाक से झटाक से मुझे बताओ, एल्यूमिनियम के नीचे जो हमने बॉक्स खाली छोड़ा था, हमने नहीं, मेंडलीफ ने छोड़ा था, उस एल्यूमिनियम के नीचे वाले खाली बॉक्स का क्या नाम होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इसने अपनी टेबल में कुछ बॉक्स खाली छोड़ दिए, वैकेंट छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए, ताकि आगे आने वाले सालों में जो नए एलिमेंट खोजे जाएंगे उनको इन खाली जगहों पे एडजस्ट कर दें, यहां रख दें अपने। तो सिलिकॉन के नीचे खाली बॉक्स छोड़ा, एल्यूमिनियम के नीचे खाली बॉक्स छोड़ा, तो सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स खाली छोड़ा था उसका नाम है एका सिलिकॉन। तो फटाक से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि एल्यूमिनियम के नीचे वाले बॉक्स का नाम क्या होगा। जी हां, क्या बात है, उसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम, है या नहीं है। तो मैं नाम लिखना चाहूंगा यहां पे, तो इसको बोलेंगे एका एल्यूमिनियम। तो मेरे प्यारे साथियों, एका सिलिकॉन क्या होता है और एका एल्यूमिनियम क्या होता है, बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, नोटिस करना इस बात को। क्या है, एका सिलिकॉन किसे कहते हैं और एका एल्यूमिनियम किसे कहते हैं। सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट्स है, जिसको बॉक्स खाली छोड़ा था, उसको बोलते हैं एका सिलिकॉन। और एल्यूमिनियम के नीचे का जो बॉक्स खाली छोड़ा जाता है, उस खाली बॉक्स को हमने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। और हुआ भी वही, अरे यार हुआ भी वही जो मेंडलीफ ने सोचा था कि भाई आगे आने वाले सालों में नए तत्व खोजे जाएंगे। अगर नए तत्व खोजे जाएंगे तो फिर उसको मैं कहां रखूंगा, और हुआ भी यही। मजे की बात यह है कि कुछ सालों के बाद में नए तत्व खोजे गए।
और जब नए तत्व खोजे गए ये तो आसानी से खुश था। क्यों था? क्योंकि इसकी बॉक्स में ये खाली बची हुई थी, ये खाली जगह बची हुई थी, यहां पे है या नहीं? जब नए तत्व खोजे गए मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, तो उसने देखा कि खाली जगह पड़ी है भैया। तो एक तत्व खोजा गया था जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम, Ge। उस Ge को उसने सिलिकॉन के नीचे रख दिया, है कि नहीं? क्या पूरी टेबल वापस बनानी पड़ी? क्या नहीं बनानी पड़ी? ये बहुत होशियार था, अपने से ज्यादा होशियार था ये, है कि नहीं? तो सिलिकॉन के नीचे रख दिया एक नया तत्व जर्मेनियम, है कि नहीं? एक और तत्व जो खोजा गया था मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं? सॉरी, एक और जो तत्व खोजा गया था वो गैलियम। दिखाई दे रहा है क्या? गैलियम। ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम। अरे यार, जर्मेनियम Ge। ये क्या है? ये है गैलियम, Ga, गैलियम। जी हां। तो देखो, एल्यूमिनियम के नीचे जो बॉक्स खाली छोड़ा था वहां पे आ गया गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स खाली छोड़ा था वहां पे कौन आ गया? वहां पे आ गया जर्मेनियम, मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, मुझे फटाक से बताओ, एक का सिलिकॉन का मतलब क्या था? एक का सिलिकॉन का मतलब था सिलिकॉन के नीचे जो बॉक्स खाली था उस खाली बॉक्स को उन्होंने नाम दिया था एक का सिलिकॉन। और आज उस एक का सिलिकॉन की जगह कौन सा एलिमेंट है? मुझे बताओ। आज उस एक का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम है, जर्मेनियम। इसलिए प्रश्न यह भी पूछा जाता है, हमें बताओ एक का सिलिकॉन तत्व कौन सा है? एक का सिलिकॉन तत्व कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम को एक का सिलिकॉन वाले बॉक्स में हमने अरेंज किया कि नहीं किया? हाँ। वैसे ही मुझे फटाक से बताओ, एक का एल्यूमिनियम तत्व कौन सा है? गिव मी द आंसर दैट विच एलिमेंट इज नोन एज एक का एल्यूमिनियम एलिमेंट। एक का एल्यूमिनियम तत्व कौन सा है? क्या बात है, यह है गैलियम। ये रहा, क्योंकि गैलियम को हमने उस जगह रखा था जो जगह खाली थी, जिसको हमने नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम। जी हां। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मेंडलीफ ने ये पहले ही सोच लिया था कि कई बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिए ताकि आगे आने वाले सालों में जो नए तत्व खोजे जाएंगे वो यहां पर अरेंज कर दिए जाएंगे, है ना? तो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम रख दिया, सिलिकॉन के नीचे क्या रख दिया? जर्मेनियम को रख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो एक का एल्यूमिनियम क्या होता है और एक का सिलिकॉन क्या होता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आगे स्टार्ट करते हैं अपने। अगर मैं इसकी टेबल को अगर मैं आपको बताना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, ये रही इसकी टेबल। जी हां, ये हमारे मेंडल भाई साहब हैं। मेंडलीफ भाई साहब हैं ये हमारे। जी हां, काफी अच्छे दिख रहे हैं ना? ये मेंडलीफ दादू है हमारे। जी हां। तो मेंडलीफ दादू ने क्या किया? मेंडलीफ दादू ने ये टेबल बनाई थी, ये वाली, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। मेंडलीफ की ये पीरियोडिक टेबल है हमारी। देखो जरा, पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से अरेंज किया था उसने, ऐसे अरेंज किया था इस प्रकार से, है कि नहीं? अगर बात करें अपने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की, अगर मैं बात बताना चाहूं आपको मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, है ना? तो देखिएगा जरा, पहला पीरियड ये रहा, दूसरा पीरियड ये रहा, तीसरा पीरियड ये रहा, चौथा पीरियड ये रहा, पांचवा पीरियड ये रहा, छठा पीरियड ये रहा और ये रहा सातवां पीरियड। तो टोटल कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे, है कि नहीं मेंडलीफ आवर्त सारणी में? अच्छा, अप से डाउन देखो, ये पहला हमारा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल इसमें ग्रुप कितने थे मेरे प्यारे रसगुल्ले? टोटल इसमें ग्रुप थे हमारे कितने? 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, और साथ में एक शून्य ग्रुप था हमारा, है कि नहीं? शून्य या फिर 0 ग्रुप था, जिसको उसने अलग से रखा, ये वाला, ये अलग से रखा इसने। तो ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, जिसको कभी भी हम लोगों को डिस्कस नहीं करना पड़ता नहीं है कि नहीं? क्योंकि जब इसको देखोगे इस टेबल को मेरे प्यारे साथियों, तो इस टेबल के अंदर सभी एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जब इसने ये टेबल दी थी, ये लगभग टेबल दी गई थी मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, 1869 के अंदर। तब हमारे पास सभी तत्व खोजे नहीं गए थे, डिस्कवर नहीं किए गए थे। तो जितने तत्व खोजे गए थे, है ना, तो वो तत्व ही उसने यहां पे व्यवस्थित किया है, उस प्रकार से। क्लियर है बात? तो इस टेबल को हम लोग आज डिस्कस नहीं करते, हम इस टेबल को आज पढ़ते नहीं है। ये रहा हमारा, ये रहा गैलियम, ये गैलियम है कि नहीं? जो एल्यूमिनियम के नीचे रखा हुआ है, इसको भूल जाना, स्कैंडियम एल्यूमिनियम के नीचे रखा हुआ है। सिलिकॉन के नीचे ये जर्मेनियम है, जिसको हमने नाम दिया है एक का एल्यूमिनियम,
और एक का सिलिकॉन, है कि नहीं है? हाँ, तो इस टेबल को ना हम लोगों ने कभी डिस्कस करना है, ना हम लोगों ने कभी यह पूछी जाएगी, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को केवल इतना ही पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर दी, और एक का एल्यूमिनियम कौन सा होता है, एक का सिलिकॉन क्या होता है, और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, है ना। तो ये टेबल जो है मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को डिस्कस नहीं करनी, हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करनी है। तो आइए मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूं, मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किसके बेस पर दी थी? एटॉमिक मास के बेस पर दी थी। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करें कि मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं। इसलिए उसने छोटी सी लाइन बोली थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। फिर उसने कहा कि मेंडलीफ ने सबसे पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने आवर्त सारणी सबसे पहले दी, और इसकी आवर्त सारणी की अगर अपने बात करें तो तत्वों को दो प्रकार से अरेंज किया, ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल फॉर्म में। जो तत्व हॉरिजॉन्टल रखे गए उनको उसने पीरियड नाम दिया था, और वर्टिकल रखे थे उसको उसने क्या नाम दिया था? ग्रुप नाम दिया था। और उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 7, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 8, और उसकी टेबल में कुछ बॉक्स खाली छोड़े थे, उनके बारे में हमारी तमाम बातें हुई, है कि नहीं? इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब इतनी बातें डिस्कस करने के बाद मेरे प्यारे साथी, है ना, इसकी कुछ कमियां भी हैं। अरे यार, मैं मेंडलीफ की कमियों की बात नहीं कर रहा, मेंडलीफ के द्वारा जो नियम दिया गया था, जो सिद्धांत दिया गया था, जो रूल दिया गया था, हम उस सिद्धांत की कमियों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अरे मेरे रसगुल्ले, जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मेंडलीफ के आवर्त नियम की कमियां। ओए ओए ओए, क्या बात है! मेंडलीफ के आवर्त नियम की कमियां, लिमिट्स या ड्रॉबैक्स, लिमिट्स ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, या फिर मैं कहूं मेंडलीफ के आवर्त नियम की क्या क्या कमियां थी? हाँ, कई सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को लेकर करेंगे। फिर उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग जो काफी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक पढ़ेंगे, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो कौन कौन सी कमियां थी, जल्दी से बताओ। नंबर फर्स्ट कमी लिखो फटाक से मेरे प्यारे साथी। क्या लिखनी है? नंबर पहली कमी, इसके अनुसार मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, आप लोग में लिखते रहना। इसके अनुसार वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति। अरे यार मेरे रसगुल्ले, हाइड्रोजन की स्थिति को पूर्ण रूप से समझाया नहीं जा सकता। या अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ थ्योरी, मेंडलीफ के अनुसार वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने। किसके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार। ये सबसे बड़ी कमी है। ये कमी आज भी है मेरे प्यारे साथियों, है ना, कि आज क्या हम हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अरे यार, जो एक नंबर पे आ रहा है उसको हम लोग कहां पे रखें? उस टेबल को हम लोग, उस हाइड्रोजन को उस टेबल के अंदर कहां व्यवस्थित करें, कहां अरेंज करें? तो इसने तो अपने स्पष्ट बात करें, है ना, तो टाइम टू टाइम तो अपने चलते रहेंगे। तो मेंडलीफ की अगर अपनी बात करें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं समझा सकते। क्या आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हम हाइड्रोजन की पोजीशन समझा पाएंगे या नहीं पाएंगे? वो हमारी बात आगे रहेगी जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। ये बातें हम लोग वहां पे वापस रिपीट करेंगे। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये है लोचा इसका, है कि नहीं? दूसरी कमी क्या है मेरे प्यारे साथी? दूसरी कमी यह है, क्या है दूसरी कमी? नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा तो मैं सुना देता हूं, आइसोटोप।
आइसोटोप का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी समस्थानिक, है या नहीं। और समस्थानिक की अगर मैं बताना चाहूं तो छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। जी हां, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो, क्या लिखो, द एलिमेंट्स which have same atomic number but they have different atomic mass, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। परमाणु क्रमांक सेम होगा, परमाणु क्रमांक का मतलब है स्थान उनका सेम होगा लेकिन भार उनका क्या होगा, अरे यार भार उनका अलग अलग होगा। आंखें खोल करके देखो इधर, अरे आपस में बातें नहीं करनी हम लोगों को, देखो ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सामने आपके, देखिएगा जरा सामने, कौन है ये है हाइड्रोजन। अरे यार ये भी कौन है, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी कौन है, ये भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है हमारे। ये हाइड्रोजन 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 कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। अरे यार हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, हाइड्रोजन आता है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, ये हम डिस्कस किया है कि नहीं। और जब हम लोग देखें, क्या देखें, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक भार देखें मेरे प्यारे साथी, तो इसका एटॉमिक भार होता है 1, इसका है 2, और इसका एटॉमिक भार है मेरे प्यारे साथियों 3। तो आप लोग जरा गौर से देखो, अरे मुझे मत देखो, आप उधर देखो, उधर जब आप इधर देखोगे तब आप लोगों को नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे है। बोले तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग। अगर अलग अलग है तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इन तीनों को कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, नंबर पहली कमी थी कि हाइड्रोजन की मेरे प्यारे साथियों पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी कमी यह थी, क्या थी, कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को कोई जगह नहीं दी, यानी कि इनको कोई जगह नहीं दी। अच्छा, हाइड्रोजन के अलावा और भी कई ऐसे एलिमेंट हैं, मैं बताना चाहूं आपको, मैं अगर बताना चाहूं जैसे कार्बन है कि नहीं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। अरे भैया कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन आता है 6 नंबर पे। और कार्बन का एटॉमिक मास की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो इसका एटॉमिक मास 12, इट्स हैव द 13 एंड दिस कार्बन एटम हैव द 14 एटॉमिक मास। देखो क्या देख रहे हो, एटॉमिक नंबर सेम देख रहे हो आप, लेकिन एटॉमिक मास क्या देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है। अरे क्या है ये, आइसोटोप है। इज इट क्लियर। तो मेरे प्यारे साथी दूसरी कमी इसकी अगर लिखना चाहे तो हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में, अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी। यानी कि ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने आइसोटोप को अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी। क्या नहीं दी, हाँ। तो लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दूसरी कमी में ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल,
दूसरी कमी है यह, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडेलीव we can't be explain position of isotope। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है या नहीं। तो इसने अपनी आवर्त सारणी में आइसोटोप को कोई जगह नहीं दी, दूसरी सबसे बड़ी कमी है ना। पहली कमी थी कि हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरी कमी यह है वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ थ्योरी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हमने आइसोटोप को भी जगह नहीं दी। बोले तो आइसोटोप को हम लोग व्यवस्थित नहीं करते, आइसोटोप को हमने पीरियोडिक टेबल से बाहर ही रखा हुआ है, ये दूसरी कमी थी। और तीसरी सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर कमी है हमारी, है ना, किसकी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की। तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, तीसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन को बताने से पहले मुझे जल्दी से फटाक से छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे उसका आंसर बताना। मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किसको आधार माना था। मेंडलीफ ने तत्वों को जब उसने क्लासिफाई किया तो क्लासिफाई करने के लिए उसने किसको बेस माना था। जल्दी से मुझे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथियों जुड़ जाइए जल्दी से, और भी जो आप लोगों के जो है उनको भी जल्दी से लिंक सेंड करो, है ना। और जितने भी नए आए हुए हैं मेरी तरफ से उनको गुड इवनिंग है मेरे प्यारे साथियों, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है। जल्दी से मुझे बताओ, क्या बताओ कि मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, जी हाँ, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को क्या माना था, उसने बेस माना था, है ना। और उसने जब एटॉमिक मास को बेस माना तो उसने देखा कि जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको पहले रख दो, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको बाद में रख दो। तो उसने तत्वों को अरेंज किया, किसके बेस पर अरेंज किया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उसने तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया था, है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन इसने कहा कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखो, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको बाद में रखो, और जिसका एटॉमिक मास और भी ज्यादा होगा उसको लास्ट में रखो। इसका मतलब मेरे प्यारे साथी यह है कि इसने अपने टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किसके बेस पर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, बढ़ते क्रम में इसने तत्वों को रखा था, है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, क्या इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं इसकी टेबल के अंदर। सम एलिमेंट, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होता है। अच्छा, इसका कहना यह था कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा उसको पहले रखो, जिसका ज्यादा होगा उसको मैं बाद में रखूंगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग चला। लेकिन इसने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। कहते हैं कि अपने ही पैरों पे उसने अपने क्या मार ली, कुल्हाड़ी मार ली, है ना। भैया अपने ही बात पे अटल नहीं रहा ये। इसने कहा था कि मैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, मेरी प्यारी जान, इसने क्या कहा कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा उसको पहले रखूंगा, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको मैं बाद में रखूंगा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास, अरे यार, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था, हाई था, मैक्सिमम था, मैं लिखना चाहूंगा मैक्सिमम था। तो वो बाद में आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे। तो कुछ तत्व ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, और ज्यादा होने के बावजूद भी उनको हमने पहले रख दिया। किससे पहले रख दिया सर? अरे परमाणु द्रव्यमान जिनका कम होता है उससे पहले रख दिया। लोचा कर दिया हम लोगों ने, ये काम तो है कि नहीं है। आप अपनी ही बात पे अटल नहीं रहे। अगर आप अपनी बात पे अटल नहीं रहे देन हम कैसे कहेंगे कि आपकी थ्योरी गलत है या सही है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों,
तो इसने तो कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखूंगा मैं, है कि नहीं है, तत्वों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे हम लोग। लेकिन इसने अपने कुछ देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी इसने कुछ तत्वों को क्या कर दिया, पहले रख दिया, है कि नहीं। अपनी बात पे ही सही साबित नहीं हो पाया, ये अपनी बात को ही, है ना, क्या कर दिया, गलत कर दिया। अच्छा, इसके साथ में वो लिखना चाहें कि कुछ तत्व ऐसे भी थे, कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे, कुछ एलिमेंट मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरी प्यारे लाडू, ऐसे भी थे जिनका एटॉमिक मास क्या था, जिनका एटॉमिक मास लेस था, कम था, तो उनको पहले रखना चाहिए था, लेकिन उनको रख दिया उसने बाद में। ज्यादा वालों को पहले रख दिया और कम वालों को उसने क्या कर दिया, बाद में रख दिया। मुझे बताओ, ये इसने अपनी गलती की कि नहीं की? है, गलती की है। इसने कहा कि परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखूंगा मैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसकी 3 कमियां हैं। पहली कमी हम लोगों ने डिस्कस की है कि वी कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन बाय दिस थ्योरी, एंड नंबर 2 हमने डिस्कस की है, एंड वी आल्सो कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, एंड थर्ड इज द बिगेस्ट इज limitation is that, क्या हमने डिस्कस किया कि some elements which have the atomic mass is maximum, they are arranged before the atomic mass of elements which have the less atomic mass। यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उनको हमने किसके पहले रख दिया, ऐसे तत्वों से पहले रख दिया जिनका परमाणु द्रव्यमान, जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है कि नहीं। और there are some elements which have the atomic mass is very less, they are arranged after the elements which have the atomic mass is maximum। और उन तत्वों को उसने बाद में रख दिया जिनका परमाणु द्रव्यमान कम होता है। किसके बाद में रख दिया? उन तत्वों के बाद में रख दिया जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होता है। उल्टा पुल्टा कर दिया, कम वालों को बाद में रख दिया, ज्यादा वालों को पहले रख दिया, है कि नहीं। इसलिए हम लोग इस थ्योरी को हम लोग क्या नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते मेरे रसगुल्ले। जी हाँ, ये थ्योरी हम लोगों की कई सालों तक चलती रही, 1869 से चलती रही, 70 हो गया, 80 हो गया, बहुत सालों तक, ये 30-40 सालों तक चलती रही, है कि नहीं। और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, जो जाना माना ताना जो है हमारा मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट हम लोगों की जो थ्योरी है जिसको हम बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, है कि नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डिस्कस करेंगे फिर हम लोग मेरे प्यारे साथियों आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? ये दी गई थी हेनरी मोजले। अरे वाह, क्या नाम है, नाम मस्त है। आज जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं वो मेंडलीफ की नहीं पढ़ते, वो हम पढ़ते हैं मोजले की पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मोजले। और हेनरी मोजले ने ये टेबल दे दी और उसकी मौज हो गई। हेनरी मोजले ने ये जो टेबल दी थी लगभग मेरे प्यारे साथियों लगभग 1913 के आसपास दी थी। यानी कि लगभग आज से अगर मैं बात करना चाहूं तो आज से लगभग कितने साल, लगभग 110 साल भी नहीं हुए, लगभग, है या नहीं है। तो इतने साल पहले ये टेबल दी गई थी हमारी। तो हेनरी मोजले ने अपने टेबल में क्या बोला, अपने थ्योरी में क्या बोला, ये हमारी लास्ट एंड फाइनल थ्योरी है जिसके बेस पर हम लोग आज तत्वों को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर। इस थ्योरी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगली वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे इस थ्योरी के साथ में। तो आज की क्लास को यहीं तक मैं समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पर, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बहन हैं जो 11th क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है, उनको आप ये लिंक शेयर किया करो ताकि वो टाइम पर हम लोगों के साथ में जुड़े। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को यहीं तक समाप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।